तो इन्होंने ये सोचा कि व्यवहारवाद में कुछ परिवर्तन को लाना चाहिए और इस तरह से व्यवहारवाद की जो असफलताएं थी, जो कमजोरियां थी, उन कमजोरियों के आधार पर एक नई धारा, एक नई क्रांति शुरू हुई और वो क्रांति थी उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म के आगे उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवादी जो हैं, आप ये उत्तर व्यवहारवाद से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की बुराइयां हैं या व्यवहारवाद की कमियों को गिनाता है। उत्तर व्यवहारवाद एक नई परंपरा शुरू करता है और जो व्यवहारवाद में कमियां थी, व्यवहारवाद के जो सिद्धांत में कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद में कमियां क्या थी और उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने पहले आप लोगों को बताया है कि व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन थे और वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड ईस्टन थे। डेविड ईस्टन को खुद ही महसूस हुआ कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिन कमियों को सुधारना चाहिए। अब वो कमियां क्या क्या थी? तो 1960 में डेविड ईस्टन ने इस नए सिद्धांत को विकसित किया और उनको ये समझ में आया कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ये रेलेवेंट नहीं रह गया, लक्ष्य ये जो है प्रासंगिक नहीं रह गया है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी हैज नो मोर बीन रेलेवेंट, ये प्रासंगिक नहीं रह गया है। कुछ ऐसी बातें इसमें हैं जिनमें संशोधन किया जाना चाहिए। इस चीज को डेविड ईस्टन ने महसूस किया और एक नई परंपरा उन्होंने शुरू की। समस्याएं क्या थी? एक समस्या तो ये थी कि व्यवहारवादियों ने तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष खड़ा करना चाहा। एक एक तरह से जो है उन्होंने वो सारी प्रविधियां राजनीति विज्ञान में लागू करने की कोशिश की जो प्राकृतिक विज्ञानों में लागू होती हैं। वो इस अंतर को समझने में सक्षम नहीं हो पाए कि जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है जो अपने आप में कांक्रीट होता है और जो मानव व्यवहार है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब व्यक्ति के व्यवहार को हम समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार को आंक नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है, उसके विचारों में परिवर्तन कैसे आते हैं, इसका कोई मानक नहीं हो सकता, कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं हो सकता है जिसके माध्यम से हम माप सकें कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदलता है। तो उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष इसको खड़ा किया और यही कारण था कि वो मूल्यों से दूर होते चले गए। तो एक दोष ये था कि उन्होंने तकनीकों पर बहुत जोर देना शुरू किया और कुछ ऐसे व्यवहारवादी थे जो तकनीकों के प्रयोग के समर्थक तो थे लेकिन पूरी तरह से तकनीकों पर निर्भरता के विरोधी थे। वो चाहते थे द टोटल डिपेंडेंस ऑन टेक्निक्स इज हार्मफुल, कि पूरी तरह से राजनीति विज्ञान के पॉलिटिकल एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से तकनीकों पर बेस नहीं होना पड़ेगा, आपको तकनीकों से इतर कुछ दूसरी बातें भी सोचनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक बड़ा असंतोष टाइप का व्यवहारवादियों के उपलब्धियों के प्रति हुआ और उसी असंतोष का परिणाम था कि व्यवहारवादी चिंतन जो है ये उत्तर व्यवहारवाद बदल गया और ये सारे जो व्यवहारवादी थे ये सब के सब उत्तर व्यवहारवादी बन गए और उन्होंने एक प्रकार से व्यवहारवादी चिंतन में संशोधन करने का काम किया। व्यवहारवादी क्या चाहते थे? व्यवहारवादी ये चाहते थे कि रिसर्च ओरिएंटेड हो, पॉलिटिकल साइंस शुड बी रिसर्च ओरिएंटेड, और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते थे कि गुणवत्तापूर्ण शोध की गुणवत्ता में सुधार हो और पॉलिटिकल साइंस में जो है वैज्ञानिक प्रविधियों पे आधारित शोध होना चाहिए, ये बात वो कहते थे। 1969 में 1969 में डेविड ईस्टन ने एक जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की मीटिंग हुई और उसमें डेविड ईस्टन अध्यक्ष थे और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कुछ बातें कही और इस तरह से उन्होंने एक पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, एक क्रांति की शुरुआत की जिसको हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रांति थी, ये जो परिवर्तन था, ये व्यवहारवाद की जो उपलब्धियां थी उसके विरुद्ध एक परिवर्तन था, एक तरह से व्यवहारवाद के चिंतन में संशोधन से जुड़ा हुआ परिवर्तन था और उन्होंने कहना शुरू किया
उन्होंने कहना शुरू किया, कहा वी कैनॉट गिव रेलेवेंस टू एनालिसिस थ्रू बिहेवियरल रिवोल्यूशन। उन्होंने कहा हम विश्लेषण को, पॉलिटिकल एनालिसिस को हम औचित्य या प्रासंगिकता नहीं प्रदान कर सकती व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से। एंड देयरफॉर वी हैव टू बी पोस्ट बिहेवियरल, इसलिए हमको उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। हम व्यवहारवादी क्रांति के माध्यम से विश्लेषण को प्रासंगिकता नहीं दे सकती। प्रासंगिकता माने होता है औचित्य। औचित्य का मतलब होता है जो हमारे सामने या हमारे लिए लाभप्रद हो, जो हमको समझ में आए। तो औचित्य की बात जो है उत्तर व्यवहारवादी दार्शनिक विशेष रूप से करते हैं कि रेलेवेंस होना चाहिए, यानी लक्ष्य भी तय होने चाहिए, मूल्य भी होने चाहिए और लक्ष्य भी होना चाहिए। हम तकनीकों का उपयोग करें, लेकिन हमें वो उद्देश्य भी जानना चाहिए जिन उद्देश्यों के लिए इन तकनीकों का उपयोग किया जाए। यानी तकनीकें तो हमारे पास हैं, लेकिन हमको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हम इन तकनीकों का उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात था। तो डेविड ईस्टन ने 1969 में, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। आगे चलते हैं। ये जो व्यवहारवादी थे, इन्होंने कहा, इनका ये कहना था, इन्होंने जो इनकी उपलब्धियां थी, इनको समझ में बात आई कि अभी तक जो इन्होंने श्रम किया, अभी तक जो इन्होंने धन का अपव्यय किया, वो नगण्य और यूजलेस नेग्लेक्टेड रिसर्च पे किया। द रिसर्च दैट वाज बीइंग कंडक्टेड, दैट वाज नेग्लेक्टेड रिसर्च। वो जो है नगण्य था, कोई महत्वपूर्ण रिसर्च नहीं था और बेकार में उस पर उन्होंने धन खर्च किया। और वो व्यवहारवादी क्या थे, वो नई संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे, नए मॉडल देना चाह रहे थे, नए सिद्धांतों के निर्माण में लगे थे, और बाहर की जो दुनिया थी उसमें जो होने वाले परिवर्तन थे उनसे अनभिज्ञ थे। बंद कमरे में बैठ के सिद्धांत निर्माण करना, मॉडल बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, ये अलग बात है, लेकिन बाहर का जो यथार्थ था उसको समझने में ये असफल थे। दुनिया में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। अराजकता की स्थिति में जो अमेरिकी समाज था वो गुजर रहा था, और ये जो व्यवहारवादी थे ये उन परिवर्तनों से अनभिज्ञ थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसीलिए ये चाहते थे कि जो कुछ भी इन्हें करना चाहिए वो सोशल चेंज की तरफ उन्मुख होना चाहिए। यानी द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस शुड बी टेंडेड टुवर्ड्स सोशल चेंज। जो राजनीति विज्ञान का विश्लेषण है वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और व्यवहारवादियों ने जो सिद्धांत बनाया, उन्होंने केवल सिद्धांत बनाया, उसका उपयोग व्यवहार में कैसे होगा इस चीज को उन्होंने नहीं बताया, या उन्होंने इस चीज को नहीं स्पष्ट किया। तो ये एक कमी थी, जिन कमियों को लेके उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। और आगे चल के व्यवहारवाद जो था किस पे फोकस करता था, वो स्टेबिलिटी पे फोकस करते थे, स्थायित्व पे फोकस करते थे, संतुलन पे फोकस करते थे, और जो मॉडल उन्होंने बनाया उस मॉडल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि इसी मॉडल पे राजनीति विज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। वो तकनीकों के आधार पर शोध की बात कर रहे थे कि जो भी रिसर्च हो उसमें स्ट्रिक्टली द टेक्निक शुड बी फॉलोड, द रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी। वो जो शोध है वो पूरी तरह से मेथड पर, यानी प्रविधि पर जो है प्रविधि पर आधारित होना चाहिए। जबकि बाहर का जो अमेरिकी समाज था अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, सामाजिक विघटन के दौर से गुजर रहा था, तो दे कुड नॉट गेस द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिका के समाज में जो परिवर्तन हो रहा था उसको वो गेस करने में सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने दे फोकस्ड ऑन द इश्यूज ऑफ स्टेबिलिटी, परमानेंस, इक्विलिब्रियम। परमानेंस की बात करते थे, स्थायित्व की बात करते थे, संतुलन की बात करते थे, और जो उन्होंने आधार, जो ढांचा उन्होंने बनाया था विचार का, जो ढांचा शोध का उन्होंने बनाया था, उस ढांचे के संरक्षण में बिजी थे, और बाहर की जो दुनिया थी उसमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यान नहीं दे पाए। जैसे आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 1945 के बाद जो दुनिया हमारे सामने आती है उस दुनिया में एक अलग प्रकार की दुनिया थी, जिसमें एटॉमिक टेरर था, आणविक आतंक था, असंतोष की स्थिति थी। दो महाशक्तियां आई और उन दोनों महाशक्तियों के बीच में शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष था।
और इस संघर्ष ने शस्त्रीकरण का, आर्मामेंट का एक रूप धारण कर लिया। तो ये जो आणविक आतंक था, समाज में असंतोष जो फैल रहा था, गृह युद्ध की आशंकाएं, सिविल वार की आशंकाएं प्रबल हो रही थी, निरंकुशता की संभावना बढ़ रही थी। तो ये ऐसी चीजें थी जिसको राजनीति विज्ञान के जो व्यवहारवादी विचारक थे वो नहीं समझ पाए, और इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल साइंस, एक जो है कठोर अनुशासन में आबद्ध राजनीति विज्ञान की तरफ उन्होंने ज्ञान को मोड़ने की कोशिश की, विचार को मोड़ने की कोशिश की, और आइडियाज को मोड़ने की कोशिश की। और बाद में उनको समझ में आया कि ये सब चीजें, इन सब चीजों में कुछ कमी है। और जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए। उन्होंने प्रश्न क्या उठाया? रेलेवेंस ऑफ रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम। ऐसे अनुसंधान की प्रासंगिकता क्या है जो सामाजिक समस्याओं को समझने में असफल है। What is the need of such type of political science which is unable to understand the social changes taking place in the society? समाज में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उनको समझने में अगर आप नाकाम रहते हैं या आपके द्वारा किया जाने वाला शोध नाकाम रहता है तो ऐसे शोध का क्या अर्थ है? ये प्रश्न व्यवहारवाद के जो समर्थक थे उनके द्वारा खुद उठाया गया, जिसमें डेविड ईस्टन भी थे, अमन कोलमैन भी थे, जितने भी व्यवहारवादी थे उनको स्वतः ये बात समझ में आई कि कुछ कमियां रह गई हैं और उन कमियों को दूर करना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये था कि सामाजिक समस्याओं के समझने में अनुसंधान की प्रासंगिकता क्या होनी चाहिए। वेदर द रिसर्च दैट वर बीइंग कंडक्टेड इन अमेरिकन सोसाइटी, जो शोध अमेरिका के समाज में हो रहे थे वो शोध प्रासंगिक थे या नहीं थे, वो शोध सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप थे या नहीं थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था रिलेवेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, यानी वैज्ञानिक शोध में वैज्ञानिक प्रविधियों की प्रासंगिकता क्या थी। जो हम स्ट्रिक्ट टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे थे, रेगुलराइजेशन, सिस्टमेटाइजेशन, वैल्यू डिटर्मिनेशन, ये तमाम जो 8 बातें डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अंतर्गत बताई थी, उन चीजों का उन तकनीक का जो प्रयोग कर रहे थे उन तकनीकों की प्रासंगिकता क्या थी, और जो अनुसंधान के उपकरण थे उनके उपयोग की प्रासंगिकता क्या थी, कि बहुत विशुद्ध तकनीकों का विकास उन्होंने किया। पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान के रूप में ढालने की कोशिश की, और ये नहीं समझ पाए कि ये प्रासंगिक होगा कि नहीं होगा, समाज में स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। तो ये कुछ प्रश्न व्यवहारवादियों के दिमाग में थे, जिन प्रश्नों के कारण व्यवहारवाद परिवर्तित हुआ। डेविड ईस्टन ने खुद 1969 में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक थी उसके अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन दैट वाज हेल्ड इन 1969। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक होती है और डेविड ईस्टन उसमें कुछ प्रश्न उठाते हैं। वो प्रश्न क्या था? उन्होंने कहा, शैल वी रिमेन कमिटेड टू द अनचेंजेबल नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या हम राजनीति विज्ञान के अपरिवर्तनीय स्वरूप के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे कि राजनीति विज्ञान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस था वो उसी तरह से है, व्यवहारवाद की विचारधारा आने के बाद भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के सेटअप में कोई चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, क्या हम कमिटेड रहेंगे, क्या हम वही करते रहेंगे लगातार? दूसरा क्वेश्चन उन्होंने उठाया, क्या हमें बदलते हुए दुनिया के परिदृश्य में के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनका ये प्रश्न था, उनकी ये चिंता भी थी कि जो साइंटिस्ट थे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, दे शुड फोकस ऑन द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों के अनुसार उन्हें सोचना चाहिए, और केवल मूल्य निरपेक्ष होके, केवल तकनीकों का प्रयोग होके करके राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष केवल विशुद्ध विज्ञान के रूप में खड़ा करके हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके संदर्भ में भी विद्वानों को सोचना चाहिए। और फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा, शुड वी नॉट रिविजिट द ओल्ड कंसेप्ट्स एंड एंडीवर टू रिक्वायर्ड चेंजेस इन द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। जो परंपरागत विद्वानों ने
या परंपरागत राजनीति के समर्थकों ने जो बातें की थी, क्या उनको फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है? क्या उनका फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है? उन्होंने कहा कि जो पुरानी चीजें थी परंपरागत राजनीति में, उनको फिर से रिविजिट किया जाना चाहिए, उनको फिर से ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी मस्ट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। उसके आधार पे हमें संशोधन और सुधार प्रस्तावित करना चाहिए पुरानी अवधारणाओं के आधार पे। तो ये कुछ बातें डेविड ईस्टन के द्वारा उठाया गया। अब कारण क्या थे जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है, इसके विषय में भी हम थोड़ी बातें जान लेते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म था, ये इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म। इसको अधिकांश विद्वानों ने व्यवहारवादी क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद की जो उपलब्धियां थी वो पर्याप्त नहीं थी, उसने समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया, और इसलिए ये हमें उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता है। बाद में डेविड ईस्टन ने खुद भी कहा कि वी मस्ट बी पोस्ट बिहेवियरिस्ट, हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। अगर हमें राजनीति विज्ञान के विश्लेषण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है तो हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। ये डेविड ईस्टन ने स्वतः कहा है। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विश्लेषण को अधिक विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि उनके द्वारा किए गए जो प्रयास थे वो प्रयास पर्याप्त नहीं थे, और इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत करना उचित समझा। उन्होंने कहा कि कठोर वैज्ञानिक तकनीकों को समाज विज्ञानों के अध्ययन के तरीकों पर लागू नहीं किया जा सकता। यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट इज अ सोशल साइंस एंड इट कैनॉट बी एसोसिएटेड विथ द पैटर्न ऑफ नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञानों के पैटर्न पर हम इसको संबद्ध नहीं कर सकते। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान की प्रविधि अलग है, प्राकृतिक विज्ञान की तकनीक अलग है, प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु अलग है, समाज विज्ञान की विषय वस्तु अलग है, और समाज विज्ञान का जो विश्लेषण होता है, समाज विज्ञान में जो प्रविधियां प्रयोग में लाती हैं, वो प्रविधियां प्राकृतिक विज्ञानों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रविधियों से सर्वथा अलग है। दे आर इंटायरली डिफरेंट। द मेथड्स दैट आर अप्लाइड इन नेचुरल साइंसेस, दे आर इंटायरली डिफरेंट with the methods that are applied in social sciences like political science। राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञानों पर उन प्रविधियों का प्रयोग हम नहीं कर सकते जिन प्रविधियों का प्रयोग हम प्राकृतिक विज्ञानों में अन्वेषण के लिए या विश्लेषण के लिए या ज्ञान की खोज के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे। फिर एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है, और वो कारण क्या था? डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट बिहेवियरल रिसर्च। व्यवहारवादी अध्ययन के विरुद्ध एक असंतोष था, और उस असंतोष के कारण पोस्ट बिहेवियरिज्म पैदा हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, व्यवहारवादियों ने मूल्यों पर अधिक ध्यान दिया। दे वांटेड टू मेक पॉलिटिकल एनालिसिस वैल्यू फ्री। वो मूल्यों से राजनीति विज्ञान को मुक्त करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उन व्यावहारिक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जहां पर मूल्यों की आवश्यकता थी। उद्देश्यों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया जहां पर मूल्यों की आवश्यकता थी। तो दे फोकस्ड ऑन वैल्यूज बट दे डिड नॉट फोकस ऑन द फैक्ट। एक्चुअल स्थिति क्या थी, वास्तविक स्थिति क्या थी, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया, केवल मूल्य की बात करते रहे। उत्तर व्यवहारवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक तथ्यों और मूल्यों दोनों को स्वीकार करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्य भी होना चाहिए और फैक्ट भी होना चाहिए। उनका कहना था फैक्ट पहले होना चाहिए, मूल्य बाद में होना चाहिए, उद्देश्य पहले होना चाहिए, तकनीक बाद में होना चाहिए। क्योंकि अगर उद्देश्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तो हमारे पास चाहे जितनी तकनीक हो, हम उन तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तकनीक वास्तव में टारगेट, लक्ष्य की ओर उन्मुख होना चाहिए या लक्ष्योन्मुख होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहना शुरू किया कि लक्ष्य भी होना चाहिए और मूल्य भी होना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था। फिर व्यवहारवादियों ने प्रासंगिकता को प्रभावित करने वाले तत्वों पर ध्यान नहीं दिया। प्रासंगिकता मतलब जो औचित्यपूर्ण हो, जो समाज में घटित हो रहा हो, जिसको समाज चाहता है, जो समाज के साथ एक रूप है,
तो उसको प्रासंगिक, उसको हम प्रासंगिक कहते हैं। समथिंग दैट इज रेलिवेंट टू अस, समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड, समथिंग दैट वी कैन अकोमोडेट, एक ऐसी चीज जिसके साथ हम अपने आप का आत्मसातीकरण कर सकें, एक ऐसी चीज जिसके साथ हम एकीकरण अपना कर सकें। तो उन्होंने कहा कि प्रासंगिकता को जो प्रभावित करने वाले तत्व थे उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विश्लेषण की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। केवल एक ही बात करते रहे कि हम विश्लेषण कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, व्हाट टेक्निक शुड बी अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार को पढ़ने के लिए क्या तकनीक प्रयोग किया जाना चाहिए। वो इस बात पे बात नहीं कर रहे थे कि ये तकनीकें जो हैं ये औचित्यपूर्ण हैं कि नहीं, ये समाज में परिवर्तन लाएंगी कि नहीं, इन सब चीजों को ध्यान व्यवहारवादियों ने नहीं दिया। तो इसको कहते हैं प्रासंगिकता। हम कोई भी काम करें, अगर वो काम हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, अगर वो काम हमारे लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, तो उस काम का कोई अर्थ नहीं होता है। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, उन्होंने राजनीति विज्ञान को तकनीकों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन तकनीकों का उपयोग कैसे होगा, वो तकनीक समाज में प्रासंगिक होंगे कि नहीं होंगे, उनका कोई अर्थ होगा कि नहीं होगा, इस बात को उन्होंने वो भूल गए। तो इसलिए हमारे सामने उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद तकनीक होना चाहिए। पहले अगर हमारे पास उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, तब तो हम तकनीकों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया गया, लेकिन इसे प्रासंगिक नहीं बनाया गया। ये कुछ कारण थे जिन कारणों से उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए मूल्यों पर जोर दिया। जो पोस्ट बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने कहा मूल्य सर्वथा बेकार नहीं है, लेकिन मूल्यों का उपयोग प्रासंगिकता के संदर्भ में होना चाहिए। आदर्शों मूल्य निरपेक्षता जो है होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जो समाज की आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो पोस्ट बिहेवियरिस्ट laid emphasis on values to make the study of political science more relevant. वो ये चाहते थे कि मूल्यों का प्रयोग हो, और इसलिए हो जिससे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन को औचित्यपूर्ण बनाया जा सके, उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नया ओरिएंटेशन, नया अभिविन्यास देना चाहते, तो चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस में एक नई बात, नई प्रवृत्ति पैदा हो। तो न्यू ओरिएंटेशन, दे वांटेड टू प्रोवाइड न्यू ओरिएंटेशन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो राजनीति विज्ञान को एक नया ओरिएंटेशन प्रदान करना चाह रहे थे। ये जो है महत्वपूर्ण था, और इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है। और ऐसा अभिविन्यास, एक ऐसा ओरिएंटेशन जिसमें तथ्य भी हो और मूल्य भी हो। तथ्य और मूल्य दोनों को एक साथ जोड़कर लेकर चलना चाहते थे, और डेविड ईस्टन ने इसको क्रेडो ऑफ रेलेवेंस कहा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हु यूटिलाइज द टर्म क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस माने प्रासंगिकता का धर्म, कि प्रासंगिकता पहले होना चाहिए, लक्ष्य पहले होने चाहिए, साधन बाद में होने चाहिए। जब लक्ष्य होगा तब हम साधनों का उपयोग कर पाएंगे। उद्देश्य अगर नहीं है तो हम किसी भी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा सबसे पहले समाज के लिए अनिवार्य क्या है ये समझना आवश्यक है, उसके बाद तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। तो तकनीकों का उपयोग हम बाद में करें, लक्ष्य को हम पहले अपने मस्तिष्क में धारण करें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने दे स्ट्रेस दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी शुड बी मेड मोर रिलेवेंट। शोध की जो प्रविधि है उसको और भी उद्देश्यपूर्ण और भी प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए डेविड ईस्टन ने जो शब्द इस्तेमाल किया क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, अर्थात प्रासंगिकता का धर्म, इसमें हमने प्रासंगिकता का श्रेय लिखा हुआ है। श्रेय को आप, श्रेय का अर्थ होता है धर्म, यानी सबसे पहली बात प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी बातें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि खासियत क्या थी। डेविड ईस्टन ने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुख है। पोस्ट बिहेवियरिज्म इज फ्यूचर ओरिएंटेड, अर्थात भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात को बताता है
कि भविष्य में परिवर्तन कैसे होने चाहिए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन फ्यूचर, इस बात को उत्तर व्यवहारवादी ध्यान में रखते हैं और वो प्रयास करते हैं कि राजनीति विज्ञान को नई दिशा प्रदान की जाए। दे वांटेड टू मोल्ड द डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो राजनीति विज्ञान की दिशा में परिवर्तन करना चाहते थे, अध्ययन में परिवर्तन करना चाहते थे। डेविड ईस्टन ने कहा कि इट वाज अ रियल रेवोल्यूशन, ये वास्तविक क्रांति थी, ये केवल प्रतिक्रिया नहीं है, केवल रिएक्शन नहीं, इट इज नॉट ओनली अ रिएक्शन, केवल प्रतिक्रिया नहीं है, ये वास्तविक क्रांति है, यह एक आंदोलन है और एक बौद्धिक खोज भी है, ये डेविड ईस्टन कहते थे। व्यवहारवाद जो थे, व्यवहारवाद के जो समर्थक थे, उन्होंने दो उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया, प्रासंगिकता और कार्य। कर्मनिष्ठ विज्ञान होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पोस्ट बिहेवियरिस्ट ने कहा कि एक तो प्रासंगिकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता का मतलब हुआ कि जो कुछ भी हम करें उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम बिना उद्देश्य के कोई काम करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस शुड बी एक्शन ओरिएंटेड, ये कर्मनिष्ठ विज्ञान होना चाहिए, ये एक्शन ओरिएंटेड साइंस होना चाहिए जिसमें क्रिया पर विशेष महत्व डाला जाए। ईस्टन ने जिस तरह से 8 पॉइंट बताए थे उत्तर व्यवहारवाद के लिए, उन्होंने 8 पॉइंट्स की बात की, उसी तरह से उन्होंने 7 पॉइंट्स उत्तर व्यवहारवाद के बताए। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा प्रविधि से पूर्व सार। आप लोग हमारी बात को सुन के उसको आप नोट कर सकें, इसमें लिखा था सार तकनीक से पहले होना चाहिए। सार का मतलब होता तत्व और तकनीक का मतलब होता प्रविधि। तो व्यवहारवादी पहली बात जो कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादी पहली बात कहते हैं कि सबसे पहले उद्देश्य आना चाहिए और उसके बाद तकनीक आना चाहिए। प्रविधि बाद में आनी चाहिए, मेथड बाद में आना चाहिए, लक्ष्य पहले होना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य होगा हम उसी लक्ष्य पर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। हमारे सामने लक्ष्य ही नहीं है तो हम उपकरण प्राप्त करके क्या करेंगे, तकनीक प्राप्त करके क्या करेंगे। तकनीक का उपयोग तब होगा जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होगा। तो उन्होंने कहा सब्सटेंस शुड प्रीसीड टेक्निक्स, सार जो है तकनीक से पहले होना चाहिए, प्रविधि जो है बाद में आनी चाहिए और लक्ष्य पहले आना चाहिए। उन्होंने कहा फैक्ट्स एंड वैल्यूज बोथ शुड बी अप्लाइड इन रीजनेबल मैनर। उन्होंने कहा कि तथ्य और मूल्य दोनों को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तकनीक अनुसंधान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उद्देश्य। तकनीक भी महत्वपूर्ण है लेकिन लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। तकनीक नहीं होगा तो अपने पास लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम तकनीकों का करेंगे, तकनीकों का उपयोग कैसे करेंगे। तो तकनीक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उद्देश्य, जो तकनीकें लागू की जाती हैं। उन्होंने कहा अस्पष्ट होने की तुलना में गलत होना बेहतर है। वी मे बी रॉन्ग, हम गलत हो सकते हैं। इट इज बेटर टू बी रॉन्ग देन वीक। हम कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें, गलती भले हो लेकिन हमारे पास कंफ्यूजन ना हो, हम स्पष्ट रहें, हमारा लक्ष्य निश्चित हो और फिर उस लक्ष्य पर तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो पहली बात उत्तर व्यवहारवादियों ने जो पहला सिद्धांत स्थापित किया वो सिद्धांत था सब्सटेंस शुड प्रीसीड टेक्निक्स। दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि फोकस शुड बी ऑन सोशल चेंज। जो फोकस होना चाहिए अध्ययन का वो सामाजिक परिवर्तन पर होना चाहिए। व्यवहारवादी जो थे उनकी कमी क्या थी, उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान तथ्य संग्रह पर लगाया। उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान विश्लेषण पर लगाया। सामाजिक संदर्भ में उन तथ्यों की उपयोगिता क्या है उसको वो नहीं बता पाए। वो कहते थे फैक्ट फैक्ट एंड फैक्ट, तथ्य तथ्य और तथ्य। वो केवल तथ्य की बात करते थे, फैक्ट चाहिए हमारे पास, लेकिन वो फैक्ट लेके आप क्या करेंगे जब आप उनका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। फैक्ट का उपयोग करने के लिए उद्देश्य भी होना चाहिए। तो व्यवहारवादी अपने आप को तथ्यों के संग्रह पर केंद्रित करते हैं, विश्लेषण पर केंद्रित करते हैं। आधुनिक संदर्भों में, सामाजिक संदर्भों में उन तथ्यों की क्या उपयोगिता है उसको समझने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक तरह से सामाजिक रूढ़िवादिता, सोशल ट्रेडिशनलिज्म, सामाजिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करने का काम किया।
तो ये एक महत्वपूर्ण कमी थी जिसको व्यवहारवादी दूर करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि फोकस शुड बी ऑन सोशल चेंज। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, समाज के लिए आवश्यक क्या है, समाज में तथ्यों की क्या उपयोगिता है, इस पर जो है फोकस करना चाहते थे उत्तर व्यवहारवादी। दूसरी बात वो कहते थे कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। वो कहते थे कि जो समस्याएं समाज में है, जैसा कि हमने आपको बताया, शस्त्र प्रतिस्पर्धा उस समय चल रही थी, एक टेरर, एटॉमिक टेरर, अणुबम, अमेरिका के पास बहुत सारे अणुबम हो गए, फिर रूस ने भी बनाना शुरू किया, दुनिया के दूसरे देशों ने बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो टेरर था, एटॉमिक टेरर था, ये एक समस्या मूलक बात थी। जो सोशल डिसइंटीग्रेशन था, समाज में जो विघटन था, ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह का जो विघटन था, ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या की तरफ व्यवहारवादियों ने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इस समस्या पर ध्यान दिया होता तो उन्होंने ऐसे तथ्यों का समर्थन किया होता है जिन तथ्यों के माध्यम से इन समस्याओं का निदान किया जा सके। तो दे फोकस्ड ऑन नीड ऑफ रिलायबल रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो जो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की खोज करना चाहते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, राजनीति विज्ञान के अमूर्तीकरण, विश्लेषण और शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी के विकास में ज्यादा फोकस किया। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इन समस्त शब्दावलियों का उपयोग समाज की समस्याओं को हल करने में पूरा किया जा सके। चौथी बात, जो चौथा सिद्धांत उत्तर व्यवहारवादियों का था, वो था इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। उन्होंने कहा मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वी पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। राजनीति विज्ञान पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है। इसमें कुछ ना कुछ आदर्श का पुट होना चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए। जैसा कि मैंने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए आपको बताया था कि बहुत सारे व्यवहारवादी ऐसे थे जो लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे और उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते थे। तो कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनका उपयोग अध्ययन के दौरान किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स के महत्वपूर्ण रोल की को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि जो बौद्धिक लोग हैं वो परिवर्तन के वाहक हो सकते हैं, वो जो है परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और दे शुड परफॉर्म देयर रोल, उन्हें अपने रोल की का निष्पादन करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण बात उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं, क्रिया उन्मुख विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। राजनीति विज्ञान जो है ये क्रिया उन्मुख होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है और तभी हम सामाजिक समस्याओं के स्वरूप को समझ सकते हैं। अगर कर्मनिष्ठ पॉलिटिकल साइंस कर्मनिष्ठ विज्ञान नहीं होगा तो समाज के वास्तविक स्वरूप को समझना कठिन होगा। फिर उसके बाद व्यवसाय का राजनीतिकरण की बात करते हैं। उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि शोध को सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए, यानी शोध, रिसर्च शुड बी अ प्रोफेशन टू प्रोवाइड रेमेडी टू द सोशल प्रॉब्लम्स। शोध एक ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं का निदान कर सके। तो ये बातें व्यवहारवादियों ने कहा, जो पोस्ट उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा। ये फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा सब्सटेंस शुड प्रोसीड टेक्निक्स। उन्होंने कहा सबसे पहले तत्व फैक्ट आना चाहिए, उसके बाद प्रविधि आनी चाहिए, यानी प्रविधि से पूर्व सार का विश्लेषण होना चाहिए। तो फैक्ट पहले आने चाहिए और प्रविधियां, तकनीक बाद में आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सोशल चेंज पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सामाजिक समस्याओं के निदान की कोशिश करना चाहिए। राजनीति विज्ञान पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है, उसमें कुछ आदर्शों और कुछ मूल्यों का समावेश करना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में इंटेलेक्चुअल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और दे शुड अंडरटेक देयर रिस्पांसिबिलिटी टू चेंज द सिस्टम। उन्हें समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस शुड बी एक्शन ओरिएंटेड और रिसर्च जो है, रिसर्च सामाजिक समस्याओं के निदान से जुड़ा होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें
हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे थे। उत्तर व्यवहारवाद में ये हमने ये समझने की कोशिश की कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उत्तर व्यवहारवाद आप एक कह सकते हैं कि इट वाज नॉट अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हम इसको पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, एक एडिशन था। जो व्यवहारवाद में कमियां थी, जो व्यवहारवाद की दुर्बलताएं थी, उन दुर्बलताओं में परिवर्तन लाने का प्रयास था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उत्तर व्यवहारवादी प्रासंगिकता को महत्व देते हैं, उद्देश्य को महत्व देते हैं, लक्ष्य को महत्व देते हैं, और मूल्यों का उनके लिए मूल्य जो है महत्वपूर्ण है।